फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमस ब्रिटिश राइटर थॉमस ग्रे की द मोस्ट पॉपुलर पोएम के बारे में, जिसका नाम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। फ्रेंड्स, ये पोएम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रही थी, बहुत बार इसे पब्लिश किया गया है और इसकी जो लाइंस हैं इन्हें बहुत ज्यादा क्यूट किया जाता है। अब जैसा कि आप इस टाइटल से समझ सकते हैं, एलिजी एलिजी किसे कहा जाता है? तो जो लोगों के मरने पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें एलिजी कहा जाता है। और ये पोएम भी वैसी ही एक एलिजी है डेथ के बारे में, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ के बारे में नहीं है। ये कॉमन मैन जिनकी डेथ हो चुकी है, जो अब एक ग्रेव में बरीड हैं, चाहे वो रिच हो पुअर हो, उन सब के लिए एक एलिजी का काम करती है। और इसलिए ये पोएम जो है ये थोड़ी और भी ज्यादा स्पेशल हो जाती है। इसे 1751 में लिखा गया था। क्वार्ट्रेन स्टाइल में इसे लिखा गया है, 4 लाइंस की क्वार्ट्रेन में इसे लिखा गया है। साथ ही हर क्वार्ट्रेन की जो राइम स्कीम है वो है AB। बहुत ही लंबी पोएम है फ्रेंड्स, तो एक वीडियो में पूरी पोएम को कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस पोएम पर 2 वीडियोस बनाऊंगी। तो ये पहली वीडियो है, इसमें हम थोड़े कम लाइंस को डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं पूरी पोएम को कंप्लीटली डिस्कस करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज दोनों ही वीडियो को देखिएगा, तभी आप इस पूरी पोएम को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, इस पोएम में कई थीम्स को डिस्कस किया गया है, लेकिन जो मेजर थीम्स हैं उसमें पहली हो जाएगी द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, और दूसरी मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट थीम है यहाँ पर, वो है रिच वर्सेस पुअर। इन 2 थीम्स पर ये पोएम जो है वो कह सकते हैं पूरी तरह से बेस्ड है, और इन्हें अगर हमने समझ लिया तो पोएम समझने में हमें काफी आसानी होगी। देखिए फ्रेंड्स, इस पोएम की सेटिंग हमें बताई जाती है कि पोएम के जो स्पीकर हैं वो एक छोटे से कंट्री, एक छोटा सा कह सकते हैं विलेज, उसके ग्रेवयार्ड में है। ग्रेवयार्ड यानी जिसे हम कब्रिस्तान कहते हैं, एक चर्च के बगल में छोटा सा ग्रेवयार्ड है। शाम के समय वो वहां पर बैठे हैं और सोच रहे हैं किस चीज के बारे में? तो डेथ के बारे में। अगर आप एक ग्रेवयार्ड में बैठेंगे तो डेथ वाली टॉपिक्स पर आपका ध्यान जाएगा ही, तो वो डेथ के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को देख रहे हैं, किस तरह जो कैटल हैं वो घास खा रही हैं, और सोचते हैं कि किस तरह हर एक चीज का एंड हो ही जाता है। थोड़ा समय लगता है लेकिन सब कुछ एंड कर जाता है। और फिर सोचते हैं उन लोगों के बारे में जो इस ग्रेवयार्ड में दफनाए गए हैं, जिनकी ग्रेव्स है यहाँ पर, वो कैसे लोग रहे होंगे, उनकी लाइफ कैसी रही होगी। अब और एक चीज यहाँ वो नोटिस करते हैं कि कुछ टूम्स जो हैं, कुछ ग्रेव्स जो हैं, वो बहुत ही ज्यादा डिटोरिएटिंग कंडीशन में हैं, बहुत खराब हो चुके हैं, टूट फूट चुके हैं, जबकि कुछ जो ग्रेव्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, उन पर बड़े महंगे स्टोन्स लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कौन से ग्रेव में एक रिच मैन होगा और कौन से ग्रेव में एक पुअर मैन होगा। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि चाहे आप कितने भी रिच क्यों ना रहे हो, कितने भी स्टोन्स क्यों ना लगा दे उन ग्रेव्स पे, वो मरे हुए लोग तो लौट कर वापस आएंगे नहीं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात को डिस्कस किया जाता है, और वो ये है कि जो लोग यहाँ पर मरे उनमें जो गरीब लोग थे उनकी लाइफस्टाइल कैसी रही होगी, और क्या उनमें कुछ ऐसी टैलेंट्स भी रही थी जो कभी बाहर ही नहीं आई। क्योंकि वो गरीब थे, उन्हें अपने पैसे कमाने में इतनी मेहनत करनी पड़ी कि वो अपने टैलेंट्स को बाहर ही नहीं ला सके। और अगर ये लोग किसी अमीर के घर जन्मे होते, इन्हें प्रॉपर कंडीशंस मिले होते, तो क्या उनकी जिंदगी दूसरी होती। इस तरह की ढेर सारी चीजों को पहले पोएट जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और पोएम के एंड में वो अपने लिए एक एपिटैफ लिखते हैं, अपने लिए खुद के लिए एक एपिटैफ सोचते हैं। एपिटैफ क्या होता है? जब मरने के बाद आपकी ग्रेव बनती है तो उस पर जो स्टोन्स होते हैं उसमें वो आपके बारे में कुछ छोटी लाइन्स लिखते हैं। तो यहाँ पोएट अपना एपिटैफ खुद ही सोच लेते हैं। बहुत कुछ है फ्रेंड्स इस पोएम में, काफी लंबी पोएम है और हम हर एक चीज को धीरे धीरे आराम से समझेंगे। थॉमस ग्रे एक इंग्लिश पोएट, लेटर राइटर, क्लासिकल स्कॉलर और प्रोफेसर थे। इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1716 में और इनकी डेथ हुई थी 30 जुलाई 1771 में। अपनी पूरी लाइफ टाइम में इन्होंने केवल 13 पोएम्स ही पब्लिश करवाई थी। बहुत ज्यादा चूजी थे कि इन्हें क्या पब्लिश करना है, क्या लिखना है इन बातों में, तो बहुत कम पोएम्स इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में पब्लिश करवाई हैं। और जो पोएम इनकी सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा नोन है, वो यही पोएम है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और आगे बढ़कर इस पोएम को समझते हैं। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। फ्रेंड्स, नेल का मतलब होता है घंटी। तो चर्च की जो शाम की इवनिंग बेल होती है उसके बजने की आवाज आती है। टॉल का मतलब हुआ बजने की आवाज आती है और इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिंग टाइम ऑफ द डे आ चुका है, यानी दिन जो है वो अब खत्म होने वाला है और अब रात होने वाली है। ये हमें चर्च की उस घंटी के बजने से पता चलता है। द लोइंग हर्ड वेंट स्लोली ओवर द ली। लोइंग हर्ड यानी ऐसे कैटल्स जिनका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था, वो ग्रेज कर रहे थे। वो भी क्या करते हैं, वो धीरे धीरे स्लोली ट्रैवल करते हैं ओवर द ली। ली का मतलब होता है घास का मैदान। तो उस घास के मैदान को धीरे धीरे वो क्रॉस कर, अब ये जो कैटल हैं ये भी अपने घर को लौटने के लिए रेडी हैं। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे। और जो प्लाउमैन यानी हम कह सकते हैं एक किसान जो कि बहुत थका हुआ है, वो भी बिल्कुल वियरी तरीके से, थके हुए तरीके से धीरे धीरे अपने घर की ओर जाता है। शाम का समय है, सब कुछ अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और अपने पीछे ये क्या छोड़ जा रहे हैं, तो इस दुनिया को, किसके भरोसे, तो इस डार्कनेस, इस अंधेरे के भरोसे। ये जो सूरज डूब रहा है और इसके बाद अब ये जो रात होने वाली है उसका अंधेरा जो है वो अब चारों तरफ फैल रहा है, और साथ ही मेरे भरोसे, क्योंकि मैं तो यहाँ पर अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है और मैं उठकर कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो अब ये दुनिया जो है ये मेरे और अंधेरे, बस इन दोनों के ही पास बची हुई है। Now fades the glimmering landscape on the side। और अब ये जो लैंड है जो कि सूरज की रोशनी में चमक रहा था, ग्लिमरिंग यानी शाइन कर रहा था, चमक रहा था, ये भी धीरे धीरे फेड कर रहा है, क्योंकि अब सूरज डूब रहा है, उसकी रोशनी नहीं पड़ेगी इस लैंड पर, तो अब धीरे धीरे ये भी फेड हो रहा है, धुंधला सा लग रहा है। एंड ऑल द एयर अ solemn stillness holds। और जो हवा है उसमें एक तरह की स्टिलनेस, एक तरह की स्थिरता आ चुकी है, बिल्कुल भी हवा में मूवमेंट नहीं है और बहुत ज्यादा सीरियसनेस लग रही है इसके कारण, क्योंकि जरा भी मूवमेंट नहीं है तो लगता है जैसे कुछ सीरियस बातें होने वाली हैं और पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा हो गया है। Save where the beetle wheels his droning flight। सिवाय एक बीटल के, एक बीटल एक इंसेक्ट होती है, सिर्फ उसकी आवाज आ रही है। ये जो बीटल है ये अपनी फ्लाइट भर रहा है, ये हवा में उड़ रहा है और इसके पंखों से एक बजिंग साउंड आ रहा है जो कि अभी पोएम के स्पीकर को सुनाई दे रही है। एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स लिल द डिस्टेंट फोल्ड्स। और साथ ही ये जो कैटल थे इनके गले पर कुछ घंटियां बंधी हुई है जिससे टिंकलिंग साउंड आ रहा है। अब ये शाम का समय है तो ये जो कैटल हैं ये भी थक चुके हैं, नींद में हैं, ड्राउजी हैं और धीरे धीरे ये उन फील्ड्स को छोड़कर अपने घरों को लौट रहे हैं। तो इनके गले पर जो घंटियां बंधी हुई हैं उनकी आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं। सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मैंटल टावर। और ये जो हवा है ये हम कह सकते हैं ये एक टावर से, जो कि आईवी से यानी लताओं से हम कह सकते हैं पूरी तरह से कवर्ड है। इससे लगता है मानो हवा दूर होकर गुजर रही है, इसके पास तक नहीं आ रही है। ये एक लंबा सा टावर है जिसके ऊपर बहुत सारी आईवी है। द मॉपिंग आउल डज टू द मून कंप्लेन। और यहाँ पर एक मॉपिंग आउल, एक उदास उल्लू जो है वो बैठा है और कंप्लेन कर रहा है चांद से। चांद से कंप्लेन कर रहा है किस बारे में? ऑफ सच एज वैंडरिंग नियर हर सीक्रेट बावर। वो कंप्लेन कर रहा है चांद से कि आप मेरे इस सीक्रेट बावर, ये जो मेरा सीक्रेट घर है इस टावर में, इसके बहुत करीब आ चुके हैं। क्योंकि चांद जो है वो अब आसमान में अच्छी तरह से दिखने लगा है, तो ये जो उल्लू है ऐसा लग रहा है मानो चांद से कंप्लेन कर रहा है कि तुम मेरे घर के बहुत ज्यादा पास हो, ये सीक्रेट घर है मेरा, तुम यहाँ से दूर चले जाओ। Molest her ancient solitary reign। और इससे क्या हो रहा है, एक तरह का डिस्टरबेंस हो रहा है उस आउल के लिए जो हमेशा से वहां पर अकेले रहा करती थी, अकेले रूल किया करती थी। ऐसा लग रहा है मानो उसकी इस रूल को इस मून ने डिस्टर्ब कर दिया है और अब वो वहां पर अकेली नहीं बची है।
Underneath those rugged elms that yew trees shade, यानी उन elm trees के नीचे और साथ ही जो यू ट्री है उसके छांव के नीचे, इन दोनों चीजों के नीचे क्या है, where heaves the turf in many a moldering heap, जहां पर क्या है, बहुत सारे माउंड्स हैं, एक तरह से कह सकते हैं छोटे छोटे गुच्छे बनाए गए हैं, कलेक्शंस है वहां पर, किस चीज के, तो सड़ते हुए, मोल्डरिंग हीप है वहां पर, बहुत ही गंदगी है और वहां गंदगी को कलेक्ट करके रखा गया है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, यानी हर कोई कहाँ है, अपने नैरो से सेल में, एक छोटे से कमरे में हमेशा के लिए सोए हुए हैं। और ये नैरो सेल क्या है, तो उनकी ग्रेव या उनकी टूम, जहां पर वो मरने के बाद हमेशा के लिए सोए हुए हैं। The rude forefathers of the hamlet sleep, और ये कौन है यहाँ पर ये सोए हुए लोग, तो रूड forefathers, जिन लोगों ने इस गांव को बनाया, जो इस गांव में एंसेस्टर्स थे, वो यहाँ पर सोए हुए हैं। वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे, इनकी बोली इतनी रिफाइन नहीं थी, तो इसलिए उन्हें रूड कहा गया है। और वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सोए हुए हैं। The breezy call of incense breathing morn, यानी सुबह के समय जब हवा में एक तरह की खुशबू होती है, तो उस समय की जो आवाज होती है, उस समय की जो कॉल होती है। द स्वैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, और जो स्वैलो बर्ड्स होते हैं, स्वैलो एक तरह के बर्ड्स होते हैं, उनकी जो ट्विटरिंग, जो चहचहाने की आवाज होती है, वो हमें एक शेड से सुनाई देती है। ऐसा शेड जो कि स्ट्रॉ से यानी घास से बना हुआ होता है। द कॉक श्रिल क्लैरियन और द एकोइंग हॉर्न, और साथ ही जो मुर्गे या कॉक यानी मुर्गे की जो बांग की आवाज है वो हमें सुनाई देती है, और किसी हंटर के जो हॉर्न होते हैं उसकी भी आवाज हमें सुनाई देती है। तो सुबह के समय इस तरह की बहुत सारी आवाजें जो हैं वो सुनाई देती हैं। मगर अब क्या हो रहा है, No more shall rouse them from their lowly bed, ये सारी आवाजें जो हैं ये उन लोगों को नहीं जगाएंगी जिनकी डेथ हो चुकी है, जो अब अपने रेस्टिंग प्लेस में हैं, उन्हें ये सारी आवाजें अब नहीं जगा सकती हैं। वो अब अपनी नींद में बिल्कुल पूरी तरह से डूब चुके हैं। For them no more the blazing hearth shall burn, अब उनके लिए जो फायर प्लेस है वो अब नहीं जलाया जाएगा। जो लोग मर चुके हैं उन्हें अब आग की गर्मी की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए आग नहीं जलाई जाएगी। और बिजी हाउसवाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, और ना ही जो बिजी हाउसवाइफ्स हैं, जो पूरे दिन घर का काम करती हैं, वो उनका ख्याल रखेंगी। जब वो शाम को घर लौट कर आते थे तो उनकी वाइफ्स उनका ख्याल रखती थी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। No children run to lisp their sire's return, और ना ही कोई बच्चे जो हैं वो दौड़कर उनके घर लौटने का स्वागत करेंगे, अपने फादर का घर लौटने का स्वागत करेंगे, क्योंकि अब इनकी डेथ हो चुकी है तो इनका इंतजार कोई नहीं करेगा। और climb his knees to the envied kiss to share, और ना ही कोई इनकी गोद में चढ़ेगा ताकि वो उन्हें किस कर सके सबसे पहले। तो इस तरह की चीजें अब इनके साथ नहीं होंगी, क्योंकि ये सभी जो हैं वो मर चुके हैं। Oft did the harvest to their sickle yield, यानी जब ये लोग जिंदा थे, जब इनकी डेथ नहीं हुई थी, तो ये क्या करते थे, ये अपने हार्वेस्ट को, जो क्रॉप्स इन्होंने उगाए हैं, वो उन्हें अपने सिकल से, एक तरह के औजार से काटा करते थे। Their furrow oft the stubborn glebe has broke, और ये अक्सर क्या करते थे, जो स्टबर्न ग्लीब था यानी जो ग्राउंड थी जो बहुत ज्यादा रॉक की तरह सॉलिड थी, उसे अक्सर ये तोड़ा करते थे। जॉकंड did they drive their team afield, यानी कितने जॉकन, कितने खुश होकर चीयरफुली ये अपनी टीम को, अपने फार्म एनिमल्स को उन फील्ड्स पर ले जाया करते थे, ताकि वो जमीन पर हल चला सकें और उसे फर्टाइल बना सकें, क्रॉप्स उगाने के लिए उसे सही कर सकें। How bowed the woods beneath their sturdy stroke, और कैसे इनकी ताकत के आगे जो वुड्स थे, जो जंगल थे, वो भी झुक जाया करते थे। यानी ये जंगलों में जाकर पेड़ों को काट दिया करते थे, उन पेड़ों को गिरा देते थे, और ऐसा लगता था कि मानो इनकी ताकत के आगे ये जो जंगल हैं ये भी हार मान चुके हैं और अपना सिर झुका रहे हैं। Let not ambition mock their useful toil,
अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि आपकी जो आइडियाज हैं, जो आपके एम्बिशन हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस देकर या उनके बारे में सोचकर आप इन कंट्री फोक्स का, यानी जो गांव में रहते हैं, इस तरह के काम करते हैं, उनके मेहनत का मजाक मत उड़ाइए। ये मत कहिए कि ये जो लोग कर रहे हैं ये कैसा काम है, किस तरह वो इसमें गंदे हो जाते हैं, इस तरह की बातें उन्हें नहीं कहिए। Their homely joys and destiny obscure, nor grandeur here with a disdainful smile. अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि उनकी सिंपल जो होमली जॉयज हैं, जो छोटी छोटी खुशियां हैं, और जो उनकी ऑब्सक्योर डेस्टिनी है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ जाएगी, उसका भी मजाक मत उड़ाइए। ये भले ही जो रिच पीपल हैं उनकी तरह नहीं जीते हैं, छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढते हैं, लेकिन इस बारे में हमें इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और ना ही हमारी जो सुपीरियोरिटी की फीलिंग है कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रैंडियर है, बहुत चमक भरी हमारी जिंदगी है, ये सोचकर हमें इनकी हालत पर हंसना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें क्या हैं, ये गलत हैं। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, और ये क्या है, ये एक छोटी सी सिंपल सी एनाल है, यानी बायोग्राफी है उन पुअर पीपल की, क्योंकि इनके साथ इस तरह की चीजें होती रहती हैं। ये अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं, लेकिन दूसरे लोग आते हैं और इनका मजाक उड़ा जाते हैं। तो ये एक तरह से इनकी बायोग्राफी है, इनकी जिंदगी जो है ये कुछ ना कुछ हद तक ऐसी ही कटती है। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर, यानी हेराल्ड्री कि हम एक बहुत ही बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे फैमिली, हमारे खानदान में लोग ऐसे थे, इस बात पर बोस्ट करना, ब्रैग करना, और साथ ही अपनी पावर, अपना रुतबा दिखाना, इस तरह की जो चीजें हैं। एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, और वो सारी खूबसूरती और सारी दौलत जो भी आपको कभी भी मिली थी, ये सब क्या है, awaits alike the inevitable hour, ये सिर्फ तब तक ही आपके पास रहती हैं जब तक आपकी जिंदगी का वो आखिरी पल नहीं आ जाता, यानी आपकी डेथ नहीं हो जाती। जब तक आप जिंदा हैं सिर्फ तब तक ही आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। आपकी डेथ के बाद ना आपका नाम आपके काम आएगा, ना आपकी पावर, ना आपका पैसा, और ना ही आपकी खूबसूरती। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, और चाहे कितनी ही ग्लोरी आपकी लाइफ में क्यों न रही हो, कितनी ही ग्लोरियस लाइफ आपकी क्यों नहीं रही हो, अंत में आपको वो रास्ता कहाँ ले जाएगा, तो आपकी ग्रेव की ओर, आपकी डेथ की ओर, क्योंकि अंत में आपको मरना ही पड़ेगा। कितने भी आप रिच क्यों ना हो, आप डेथ से दूर नहीं भाग सकते हैं, ये तो इनएविटेबल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और हम इस पर एक दूसरी वीडियो भी बनाएंगे जिस पर बाकी की बची हुई पोएम्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो प्लीज आप लोग उस सेकेंड पार्ट को भी जरूर देखिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर करिए।